गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द आर्क टर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सब्जेक्ट है वो है हमारा स्ट्रक्चर बी, जो कि आपके 5th सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। आज हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो बुक है वो है एशियन पब्लिशर्स मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत। इसकी बुक मैंने इसी से मैंने पढ़ाई की है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर में, स्ट्रक्चर बी से रिलेटेड। तो हम इसके सिलेबस के बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है। पढ़ तो लेते हैं हर चीज़, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर बी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ स्ट्रक्चर बी से रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, समझ में नहीं आया है। तो मैंने क्या किया है, दोबारा वीडियो बनाया है इसका। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर बी, जो कि आपके 5th सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। ओके दोस्तों, तो इसमें कुछ लेसन्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले अगर बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें सीमेंट कंक्रीट। ओके दोस्तों, सीमेंट कंक्रीट दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद कार्यकारी प्रतिबल विधि, जिसे वर्किंग स्टेट मेथड भी कहते हैं। उसके बाद सीमांत अवस्था विधि, लिमिट स्टेट मेथड, LSM WSM। ओके दोस्तों, उसके बाद हमारा चौथा लेसन है प्रबलित कंक्रीट धरण, रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स। ओके दोस्तों, उसके बाद टी धरण, फ्लेंसदार धरण, टी बीम और फ्लेंस बीम। ओके दोस्तों, उसके बाद हमारा है प्रबलित कंक्रीट स्लैब, रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है प्रबलित कंक्रीट स्तंभ एवं स्तंभ नींव। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट, जिसे हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इन सभी लेसनों चैप्टर्स के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट और वीडियो टू वीडियो डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम सीमेंट कंक्रीट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, जो भी थ्योरीज वगैरह हैं, उनके बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 सीमेंट कंक्रीट। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को बुक से पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं अपने द्वारा जो नोट्स बनाए गए हैं उनसे पढ़ाऊँगा, तो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीमेंट कंक्रीट किताबी अगर हम बुक्स की लैंग्वेज में देखें तो क्या लिखा हुआ है, बंधक पदार्थ में कुछ निष्क्रिय पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर तथा पानी की आवश्यक मात्रा डालकर जो सुघट्य पेस्ट बनाया जाता है उसे कंक्रीट कहते हैं। बहुत ही टफ लैंग्वेज है, तो हम इसे आसान कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा, हमने सीमेंट को लिया, बालू ली और एग्रीगेट लिया। ठीक है, एग्रीगेट मतलब जिसे वो हम लोग सिंपल भाषा में मोरंग बोलते हैं। मोरंग, बालू, वाटर और आपका सीमेंट, इसको आपने घोलकर एक सुघट्य पेस्ट बना लिया, तो हम इसको इसको हम कंक्रीट बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में। ओके दोस्तों, जब कंक्रीट बंधक पदार्थों के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है तो इसे सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। मोरंग, बालू और आपका पानी, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर आपने जो चीज़ तैयार की है उसे कंक्रीट बोलते हैं, लेकिन उसमें आपने सीमेंट ऐड कर दिया तो उसे बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट। ओके दोस्तों, आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा कि कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट में क्या डिफरेंस है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट के संघटक, मतलब कि इसके अंदर जो घटक होते हैं उसके बारे में। सीमेंट कंक्रीट के घटक, सीमेंट कंक्रीट में घटक क्या होगा, सिंपल से सीमेंट होगा,
महीन मिलावा होगा, मोटा मिलावा होगा, पानी होगा। महीन मिलावा मतलब बालू, मोटा मिलावा मतलब कि मोरंग, ठीक है। और सीमेंट तो जानते ही हैं सिंपल से क्या रहता है, सीमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं महीन मिलावा। महीन मिलावा तो आप बालू समझते हैं, मतलब कि इसका जो डायमेंशन रहेगा महीन मिलावा वो 4.75 mm तथा इससे कम माप के कणों का होना 4.7 mm। 4.7 mm से कम अगर है तो वो महीन मिलावा में आता है। अगर वो 4.7 mm से प्लस चला जाता है, जैसे कि 200 mm तक चला जाता है, ठीक है, 4.7 mm से लगाकर 200 mm के बीच में, तो वो मोटा मिलावा हो जाता है। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। महीन मिलावा, ठीक है, महीन मिलावा जो है वो आपका 4.75 mm से कम होना चाहिए, ठीक है। जो मतलब कि अगर हम महीन मिलावा का कोई एक कण उठा के देखें तो वो कण हमारा 4.75 mm से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं मोटा मिलावा की। मोटा मिलावा ये 4.7 mm से 200 mm के बीच में होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाता है मोटा मिलावा। पानी तो जानते ही हैं, तो कंक्रीट में क्या क्या चीज़ मिलाई गई हमारी, सीमेंट, महीन मिलावा, मोटा मिलावा और पानी। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं कंक्रीट को तैयार करना। कंक्रीट को आप किस तरीके से तैयार करोगे, सोचो। आप अपने हाथों से तैयार करोगे कंक्रीट को और उसके बाद मशीन को तैयार करोगे, बस दो ही टाइप ही हैं, एक हाथ मिश्रण विधि और आपके दूसरी क्या है, मशीन मिश्रण विधि, दूसरी है मशीन मिश्रण विधि। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन चैप्टर, जिसे बोलते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट में अगर हम रेनफोर्समेंट कर दें, मतलब कि लोहा स्टील मिला दें या सरिया मिला दें, तो वो हो जाती है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। समझ गए होंगे आप लोग। तो सादा सीमेंट कंक्रीट संपीड़न में बहुत अधिक सामर्थ्य रखती है। संपीड़न मतलब कि, संपीड़न का मतलब होता है इस तरीके संपीड़न, जैसे कि आपका ये कोई बीम है या कोई भी सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ कोई एलिमेंट है, ठीक है। इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा ना, ठीक है, तो इसके कुछ समय तक ये झेल लेगा, उसके बाद ये टूट जाएगा, ये कुछ टूट जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये क्या होगा, कुछ समय तक लगातार प्रेशर झेलता रहेगा और उसके बाद एकदम टूट जाएगा, तो इसे बोलते हैं संपीड़न। मतलब कि एकदम बाहर झेलते रहना और एकदम टूट जाना, तो वो हो जाता है संपीड़न। ओके दोस्तों, अब बात होती है प्रतिबल की। प्रतिबल जो है, या कर्तन बोल लो या तनन बोल लो, ठीक है, जो तनन होता है वो आपका प्रबलित सीमेंट कंक्रीट वाले ब्लॉक्स में होता है, ठीक है। इसमें रेनफोर्स वाले, जैसे कि इसमें अगर हम इसमें रेनफोर्समेंट कर दें, रेनफोर्समेंट करने के बाद इसके ऊपर प्रेशर डालें, तो क्या होता है, ये धीमे धीमे चटकना स्टार्ट होता है और इस तरीके का शेप ले लेता है, इस तरीके का शेप ले लेता है, तो ये हो जाता है हमारा कर्तन, ठीक है, जिसे बोलते हैं बेंडिंग। ओके दोस्तों, तो आपने प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ लिया है। अब बात करते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के गुण दोष, ठीक है। जो गुण हैं वो सामर्थ्य अच्छी होगी, मतलब कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट तनन व संपीड़न दोनों में काफ़ी उच्च सामर्थ्य रखती है, मतलब कि संपीड़न और तनन, ठीक है। संपीड़न, और यहाँ पे ये प्रेशर पड़ गया, ठीक है, उसके बाद जो संपीड़न हो गया, तनन की बात आ जाए। तनन मतलब तन जाना, मतलब खींचना। अगर हम इस तरीके से प्रेशर आ रहा है और इस तरीके से प्रेशर आ रहा है, तो क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा।
इस तरीके से, प्रेशर इधर साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, तनन, मतलब कि खींच जाना या सिकुड़ जाना। ठीक है, अगर हम आपके ऊपर, जैसे कि आप खड़े हो, अगर मैं आप जैसे कि यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ओके, अगर हम यहाँ पर लोड डाल दें तो आप क्या करोगे, बैठ जाओगे, इस तरीके से बैठ जाओगे आप, इस तरीके से बैठ जाओगे आप। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया हुई है, ये प्रक्रिया आपकी तनन बोली जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, तनन। अगर आप सिंपल सा खड़े हो, उसके बाद यहाँ पर करके यहाँ खींचा जाए, मतलब सर पकड़ के खींचा जाए और पैर खींचा जाए, तो ये भी आपका तनन ही होगा। ओके दोस्तों, अगर हम ये जो ब्लॉक को कुछ चीज़ से इधर से खींचें और इधर से खींचें, तो यहाँ से क्रैक होने के चांसेस रहते हैं, मतलब क्रैक हो जाता है, तो ये भी हमारा तनन की परिभाषा के अंतर्गत ही आता है। अब बात करते हैं इच्छित ढलाई। ढलाई मतलब कि आप प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में जो ढलाई होती है, कोई भी ब्लॉक आसानी से बना लोगे, ये उसका अच्छा गुण है। उत्तम खंड मतलब कि प्रबलित कंक्रीट की रचनाएं देखने में सुंदर, आकर्षक तथा विशाल लगती हैं। समझ गए होंगे, अग्निशय होता है, बाह्य प्रभाव भी नहीं पड़ता, सीलन भी नहीं लगती और कीट प्रकोप भी नहीं आते और आयु अच्छी रहती है, संगठक भी होता है, भूकंप सहरोधी ब्लॉक्स होते हैं, अनुरक्षण भी रहता है इनका। ठीक है, अब बात करते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के दोस्त के बारे में। अभिकल्पन मतलब कि अभिकल्पन, इसको डिज़ाइन करना थोड़ा टफ रहता है, निर्माण करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब कि फेर बदल करना बहुत ही टिपिकल होता है। फर्माबंदी मतलब शटरिंग, जो इसकी शटरिंग करनी होती है वो भी बहुत ही टिपिकल वर्क रहता है। भारी निर्माण रहता है, प्रारंभिक वे बहुत ज़्यादा रुपए खर्चे इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। और उपयोग के बारे में क्या पढ़ते हैं, प्रबलित कंक्रीट रचनाएं अपनी वांछित सामर्थ्य प्राप्त करने में कुछ समय लेती हैं, अतः इस्पात काष्ठ रचनाओं की भांति इन्हें पूर्ति पर तुरंत प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। मतलब कि आपने शटरिंग लगाकर आपने एक कॉलम का निर्माण किया, तो वो कॉलम कम से कम 1 या 2 दिन तो उसके ऊपर कुछ करना ही नहीं है, मतलब कि कंक्रीट को सूखने देना है। ठीक है, मतलब कि अपने सांचे में ढलने देना है। अगर आप तुरंत के तुरंत हटा दोगे तो वो कंक्रीट सेट हो ही नहीं पाएगी, वो बिखर जाएगी, तो उपयोग करने में थोड़ा समय लेती है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की रचनाएं। ओके, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो लेंदी हो सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देर तो लगेगी इसमें। और ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को ज़्यादा डर रहता है। डरने वाली बात कुछ नहीं है, आप इसको किताबी लैंग्वेज के माध्यम से मत समझें कभी भी। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका फुली प्रैक्टिकल होगा। अब बात करते हैं प्रबलन। अब प्रबलन के बारे में बात करेंगे, प्रबलन क्या है। सादा कंक्रीट को प्रबलित करने के लिए कोई भी ठोस पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है। प्रबलन मतलब आपने तैयार की है, उसमें आपने रेनफोर्समेंट कर दिया, मतलब कि प्रबलन क्या है, मतलब सिंपल सी भाषा में इसे समझें, आपने कंक्रीट में सरिया डाल दी। ठीक है, आपने कॉलम बनाने के लिए जो आपने सीमेंट कंक्रीट तैयार की थी, उसमें आपने रेनफोर्समेंट कर दिया, हो गया प्रबलन, सिंपल सी बात। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं प्रबलन के लिए इस्पात का प्रयोग। ठीक है, इस्पात प्रबलन के लिए, प्रबलन में कौन कौन से हम स्टील यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा देखो लिखा हुआ है, इस्पात की आयु काफ़ी लंबी होती है, इस्पात की तनन एवं संपीड़न सामर्थ्य काफ़ी अधिक होती है, यहाँ प्रूपण एवं ऐंठन से भी अधिक सामर्थ्य रहता है,
प्रसार गुणांक लगभग बराबर होना चाहिए। प्रसार गुणांक मतलब कि कोफिशिएंट एक्सपेंशन, ठीक है, समझ रहे होंगे इस चीज़ को आप। कंक्रीट 9.9 इंटू 10⁻⁻6 सेल्सियस एंड इस्पात इतना सीमेंट कंक्रीट में ताप भिन्नता पर कोई प्रारंभिक प्रतिबल उत्पन्न नहीं होना चाहिए। देखिए प्रबलन जो है वो आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगर बीम में, अगर हैवी बीम है तो आप कम से कम 12 mm से लगाकर 20 mm तक आप यूज़ कर सकते हैं सरिया। अगर आप सिंपल सा छोटी सी बीम है, कम से कम 4 से 5 1 से 2 मीटर की बीम है और उस पर ज़्यादा भारी भरकम लोड नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर 8 mm से लगाकर 15 mm के बीच में जो सरिया आती है वो यूज़ कर लोगे। कोई इशू नहीं है, कोई गलती नहीं है, आराम से उसमें वो वर्क कर लोगे आप। ओके दोस्तों, प्रबलित कंक्रीट में इस्पात का प्रकार क्या होता है भाई। आयु अच्छी रहती है, एज मतलब कि उस ब्लॉक की एज बहुत दिनों तक चलता है, सामर्थ्य अच्छी होती है, ठीक है, और देखने में भी अच्छे रहते हैं। बस सिंपल सा ये प्रकार है इनके। प्रबलन इस्पात के प्रकार, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार कौन कौन से होते हैं। देखो इस प्रबलन के लिए सामान्यतः 3 प्रकार के इस्पात उपलब्ध हैं। एक मृदु इस्पात, एक मध्य तनन इस्पात और उच्च पराभव सामर्थ्य इस्पात। मतलब कि अगर इंग्लिश में समझे, माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील और हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील, मतलब HYS स्टील, HYS, ठीक है। ये है आपकी भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, BIS के अनुसार, ठीक है। अब बात करते हैं मृदु इस्पात ग्रेड। अगर हम मृदु इस्पात की ग्रेड बात करें तो FE 250 माइल्ड स्टील, कोल्ड वर्क IS 432 के अनुसार, और मृदु इस्पात FE 250 हॉट रोल्ड, उच्च पराभव सामर्थ्य मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ FE 415 नोन एज टॉर 40 और FE 500 नोन एज टॉर 50। मतलब कि मृदु इस्पात क्या होता है। मृदु इस्पात आपका सिंपल सा, जिसे आप बोल सकते हो कच्चा लोहा, ठीक है। उसके बाद मध्यम वाला, मध्यम में आपके आता है सरिया जो आप यूज़ करते हो, और उसके बाद क्या होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील, मतलब उच्च प्रभाव सामर्थ्य इस्पात, जो ओवरब्रिज बनते हैं, रेलवे पुल बनते हैं, जो उसमें इस्पात यूज हुआ होता है, उसमें उसे बोलते हैं उच्च प्रभाव सामर्थ्य इस्पात। समझ गए होंगे आप लोग, मृदु इस्पात, मध्यम तनन इस्पात और उच्च प्रभाव सामर्थ्य इस्पात, समझ गए होंगे आप लोग, सबकी अलग अलग यूजेज हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रबलन इस्पात का आकार। मतलब कि प्रबलन इस्पात जो सिंपल सी आपकी स्टील होती है वो कितने, जो उसका डाया होता है वो 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 40, 45 व 50 mm इसका जो डाया है, मतलब कि सरिया का जो आकार है वो आपका इतना हो सकता है, इससे बाहर होता ही नहीं, जिसे मैंने अंडरलाइन करके रखा, देख लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं विरूपित छड़ें। विरूपित छड़ें क्या होती हैं, देखो सिंपल सा, विरूपित छड़ें या डोल मोल्ड बार्स से बोलते हैं विरूपित छड़ें। आप सिंपल सरिया देखा होगा आपने, सिंपल सरिया ऐसा तो होता नहीं है, इसके ऊपर कुछ आकृति बनी होती है या इस तरीके से कुछ आकृति बनी होती है ना, तो ये जो आकृति होती है इसे ही हम विरूपित छड़ें बोलते हैं। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हुए कि ऐठी हुई छड़ें क्या होती हैं। ऐठी मतलब कि ऐठ देना, ये इस तरीके से इसका फिगर अगर हम देखें, विरूपित छड़ें इसमें इसका फिगर ये रहेगा, और ऐठी हुई छड़ें इसका फिगर कुछ इस तरीके से रहेगा। तार जो होता है सिंपल सा हमारे लोगों का जो तार होता है, जो जिसमें हम लोग वायरिंग वगैरह करते हैं, तो कुछ इसी तरीके से लिपटा हुआ होता है ना, तो ये विरूपित छड़ें के अंतर्गत आता है, चलो ऐठी हुई छड़ें। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्या हैं।
मतलब कि इसमें जो है देखिए पढ़ते हैं इसको डीप से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। उत्तम ढंग से निर्मित प्रबलित कंक्रीट अवयवों की आयु चिनाई की भांति बहुत अधिक होती है। जब कंक्रीट पूर्णतः सघन नहीं होती तो इसमें नमी प्रवेश कर जाती है। सघन मतलब कि पूरी भरी हुई नहीं होती है। आपने ढलाई की, मतलब कि कॉलम की ढलाई की और उसमें से थोड़े थोड़े बीच बीच में स्पेस रह गए, तो उसमें नमी आ जाती है। नमी आ जाने के बाद आपके जो उसमें रेनफोर्समेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें नमी प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण प्रबलन क्षणों का संचारण होने लगता है, मतलब कि जंग लगने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप रचनाओं के किनारे, कोने तथा जोड़ फटने लगते हैं और ये जो हमारा जो ब्लॉक होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों सिंपल सा इसी लैंग्वेज में यही लिखा हुआ है। रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। प्रबलित कंक्रीट अवयवों के अभिकल्पन की विधियां, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको हम निम्न 3 प्रकार से डिज़ाइन करते हैं, मतलब कि प्रबलित कंक्रीट अवयवों का अभिकल्पन। प्रबलित कंक्रीट आप डिज़ाइन करने की मेथड क्या है? 3 प्रकार के मेथड हैं, कार्यकारी प्रतिबल तथा प्रत्यास्थ सिद्धांत विधि, वर्किंग स्टड मेथड या इलास्टिक थ्योरी, इसे बोलते हैं इलास्टिक थ्योरी। ओके दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस में। उसके बाद क्या है? चरम भार विधि, अल्टीमेट लोड मेथड एंड लोड फैक्टर मेथड। उसके बाद सीमांत अवस्था विधि, लिमिट स्टेट मेथड। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कार्यकारी प्रतिबल विधि क्या होती है। अगर हम कार्यकारी प्रतिबल विधि के बारे में बात करें तो चरम प्रतिबलों पर पहुंचने पर कंक्रीट प्रत्यास्थ स्थिति से सुघट स्थिति में आ जाती है। मतलब कि कार्यकारी प्रतिबल विधि में, जैसे कि आपने इस पेन को डिजाइन किया, इसको सर्व करते करते 50 साल हो गए। 50 साल में इसमें क्रैक आ जाएंगे। ठीक है, क्रैक आ जाने के बाद इसमें इसको और समर्थ बनाने के लिए क्या करोगे आप? जो क्रिया करनी पड़ेगी वो हमें कार्यकारी प्रतिबल विधि वाली प्रक्रिया यूज करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस हिंदी का लिखना मतलब यही हुआ कि यदि कोई कंक्रीट ब्लॉक सेवा कार्य में करते हेतु, ठीक है, वह कुछ ऐसी अवस्था आ जाती है जहां पर वो डैमेज होने लगता है। तो पूर्ण डैमेज होने से पहले किया गया उसका उपचार ही कार्यकारी प्रतिबल विधि होती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं चरम भार विधि। इस विधि से अभिकल्पन करने पर कंक्रीट और प्रबलन इस्पात की सामर्थ्य का पूर्णतः लाभ उठाया जाता है और संरचना अधिक भार वहन कर लेती है। चरम भार सिद्धांत पर प्रबलित कंक्रीट अवयवों का अभिकल्पन करने के लिए चरम भार विधि पर विचार किया जाता है। संरचना पर पड़ने वाले अधिकतम संभावित भार को उपयुक्त कारक से गुणा करके चरम भार निर्धारित किया जाता है और संरचना का इस चरम भार के लिए अभिकल्पन किया जाता है। चरम भार व कार्यकारी भार के अनुपात को भार गुणांक कहते हैं। अब चरम भार क्या होती है? कार्यकारी में आपने जैसे ही उसमें क्रैक दिखना स्टार्ट हो गए तो आपने क्या किया, उसमें उसका उपचार कर दिया आपने। ठीक है, अब चरम भार में क्या होता है, उसमें क्रैक आ गए तो आपने क्रैक को बढ़िया तरीके से उसको साफ कर लिया। जैसे कि अगर हम ये जो पेन को आप समझिए, ये एक कंक्रीट ब्लॉक है। ओके दोस्तों, अब क्या होगा, इसमें क्या बोलते हैं, सेवा में यूज होता रहा, लगातार वर्क में यूज होता रहा। अब इसमें क्या क्रैक आने लगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर का जो लोहा है वो ठीक है, लेकिन जो कंक्रीट है वो टूटने लगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब
उस कंक्रीट को जहाँ से क्रैक हो रहा है उसको वहाँ से तोड़ देंगे। जैसे कि बीचों बीच से टूट गई है, क्रैक होने लगी 2 जगह से, तो उस कंक्रीट को बीचों बीच से हटा दिया, ठीक है। उसके बाद उसी कंक्रीट की जगह पर उसने नई कंक्रीट उसमें डिज़ाइन कर दी। तो ये होता है हमारा चरम भार विधि के अंतर्गत आता है। समझ गए होंगे आप लोग। चरम भार व कार्यकारी भार के अनुपात को भार गुणांक कहते हैं। कभी कभी लघु टिप्पणी में पूछ लिया जाता है कि भार गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चरम भार और कार्यकारी भार के अनुपात को भार गुणक कहते हैं। भार गुणक जो होता है वो निपात भार बटे कार्यकारी भार के बराबर होता है। कोलैप्स लोड मतलब कि जो उसके ऊपर प्रेजेंट टाइम लोड है, और वर्किंग लोड क्या होता है, जैसे कि इस पेन का खुद का अपना लोड है लेकिन इसको मैंने पकड़ रखा है, ठीक है, तो ये वर्किंग लोड के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। समझ गए। इस पेन का खुद का एक भार है तो ये हो जाता है कोलैप्स लोड मतलब निपात भार, और इसको मैंने पकड़ रखा है, अब पकड़ लिया, ठीक है, तो ये हो जाता है वर्किंग लोड। अब दोनों को मिला दिया तो ये हमारा क्या होता है, क्या रेशियो हो जाता है, भार गुणक। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं सीमांत अवस्था विधि। किसी संरचना के विफल होने से पूर्व सुरक्षा तथा सेवा योग्यता की स्वीकार्य सीमाएं सीमांत अवस्था कहलाती हैं। मतलब कि आप ये जो तीनों मेथड हैं इसमें बहुत ही बारीक अंतर है। पहले में क्या हुआ, हल्के से क्रैक आए, उसमें आपने उसको डिजाइन करके सॉल्व कर दिया। उसके बाद उसमें क्या हुआ, दूसरे बारे में क्या हुआ, चरम भार विधि में आपने क्या किया, जब इसमें क्रैक आए तो उसको क्रैक को ही हटा दिया, मतलब अंदर जो स्टील तो रहने दी लेकिन जो कंक्रीट में क्रैक आए हैं उसको कंक्रीट को हटाकर नई कंक्रीट उसमें डिजाइन कर दी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सीमांत अवस्था विधि, अगर ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है इसमें क्रैक आ गया तो इसकी पूरी कंक्रीट को ही तोड़ दिया जाता है, पूरी कंक्रीट को तोड़कर और दोबारा से नया डिजाइन डालना। इसके अंदर जो लोहा है वो तो वहीं रहेगा लेकिन पूरी कंक्रीट को हटाकर, मतलब कि अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो हमारी बॉडी जो है इसके ऊपर जो स्किन वगैरह है, मांस है, ये हमारा कंक्रीट है, और जो हमारी हड्डियां हैं ये हमारी हो जाती हैं बार्स या स्टील या लोहा या सरिया, ठीक है। तो सीमांत अवस्था विधि में एग्जाम्पल अगर समझें इसका, अगर हमारी स्किन जो है या हमारा कहीं मांस, पैरों का मांस, पेट का मांस और 4-5 जगह का मांस जो है बिल्कुल हट गया, हड्डी दिखने लगी, ठीक है, तो क्या करते हैं पूरे बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में जितना भी मांस है वो हटाकर दूसरा नया मांस लगा देना, तो ही हमारा ये सीमांत अवस्था विधि के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं कुछ लघु टिप्पणी के बारे में। आनमन, कर्तन, अभिलाग, मरोड़ और संपीड़न, ठीक है। संपीड़न, मरोड़ तो जानते ही होंगे, अगर आपका कोई हाथ पकड़ ले और इस तरीके से मोड़ दे तो मरोड़ हो गया। संपीड़न मतलब कि कंप्रेशन मतलब कि सिंपल सा, ये हमारा पेन खड़ा है, ठीक है, ये पेन खड़ा है, तो इसके ऊपर मैं ऊपर से लोड डाल रहा हूँ, उसके तेज दबा रहा हूँ, तो यहाँ से देखो ये घुस गया। तो ये जो वर्क किया मैंने ना, इस तरीके मैंने दबा के वर्क किया, ये हो गया संपीड़न, कंप्रेशन। ओके दोस्तों, वही वाला सिस्टम हमारा ब्लॉक वाला, ये वाला सिस्टम जो था, ये प्रेशर डाला तो ये क्रैक हो गया, ये हो गया हमारा संपीड़न या कंप्रेशन। ओके, अब बात आती है कर्तन की, कि कर्तन क्या होता है, ठीक है। कर्तन जो है, जैसे कि कर्तन मतलब कि कतर जाना या बिल्कुल कट जाना, ये तो हमारा सिंपल सा वो था। अब जैसे कि ये हमारा कोई ब्लॉक है, ठीक है, और ये इस सपोर्ट में रखा हुआ है। ओके, अब क्या होता है, इसके बीचों बीच में लोड पड़ता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जो ये जो सपोर्ट है ना, ये वाला सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से,
समझ रहे होंगे आप लोग ध्यान से, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, तो पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है, ये कोने से उठ जाता है, तो ये हमारा होता है कर्तन, मतलब कि सीयर। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीयर। अब बात करते हैं अनमन। अनमन मतलब कि तुम्हारे बीच में लड़ाई हो गई और हमारे तुम्हारे बीच में अनमन बन गई। अनमन मतलब कुछ कहासुनी या कुछ आपस में गलत हो गया। ठीक है, मतलब कि ये भी हमारा सीमेंट कंक्रीट प्रबलित कंक्रीट धरण में ही होता है, कॉलम में भी होता है। अनमन मतलब कि ये भी लोड से ही लोड से ही होता है। ये जो है हमारा एक कंक्रीट ब्लॉक है। ओके, इधर से प्रेशर पड़ रहा है, इधर से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये ऊपर भी जा सकता है सिकुड़ के और नीचे भी जा सकता है सिकुड़ के। जो हमारा ऊपर और नीचे जाने का जो प्रक्रिया है ना, जैसे कि ये दबाया कस के ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, और ये दबाया ये ऐसे हो गया। तो ये जो क्रिया हुई है ना प्रेशर डालने पर, तो यही हमारी अनमन होती है। ओके, अनमन मतलब कि फ्लेक्सरल। तो ये हमने सभी चीज़ें आप लोगों को बता दी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कार्यकारी प्रतिबल विधि तथा सीमांत अवस्था विधि की तुलना। तो आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए और याद भी होना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है। कार्यकारी प्रतिबल विधि और सीमांत अवस्था विधि में ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। या कार्यकारी प्रतिबल विधि पूछ लिया जाएगा या सीमांत अवस्था विधि पूछ लिया जाएगा, नहीं तो लघु टिप्पणी में ये कार्यकारी प्रतिबल विधि और सीमांत अवस्था विधि में भी डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कार्यकारी प्रतिबल विधि। कार्यकारी प्रतिबल विधि जो है वो यांत्रिक के सामान्य नियमों पर आधारित है। यांत्रिक के सामान्य नियम, मैकेनिक्स के जो नियम होते हैं, सिंपल सा न्यूटन का नियम, कंप्रेशन, प्रेशर, ये सब इसी चीज़ों पे आधारित है। यह जो है प्रेक्षण मतलब कि अभिकल्पन विधि, प्रेक्षण मतलब कि प्रैक्टिकल पर आधारित है। तो ये जो कार्यकारी प्रतिबल विधि है, अभिकल्पन के लिए कंक्रीट को प्रत्यास्थ माना जाता है, जो वास्तव में नहीं है। कंक्रीट विफल होने से पहले प्रत्यास्थ अवस्था में से सुघट अवस्था में आ जाती है। इस विधि में इस तथ्य को आधार माना जाता है। ओके, अब हुक्का नियम इसमें अप्लाई होता है, इसमें हुक्का नियम अप्लाई नहीं होता है, सिंपल सा लिख देना। उसके बाद प्रतिबल आरेख, ये जो है त्रिभुजाकार होता है, परवलयाकार होता है। कार्यकारी प्रतिबल विधि में, जैसे कि ये जो है, ये जो कार्यकारी प्रतिबल विधि में समझा रहा था आपको, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो ये त्रिभुज का आकार बना लिया ना। इससे देखो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ये त्रिभुज का आकार बन गया ना, तो ये त्रिभुज का आकार। और इसमें क्या होता है, सीमांत अवस्था विधि में, LSM में ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है, परवलयाकार। तो इसमें जो प्रतिबल आरेख होता है वो त्रिभुजाकार होता है, और इसमें जो आरेख बनता है वो परवलयाकार बनता है। ओके दोस्तों, समझ रहे होंगे आप लोग, अच्छी वीडियो दिख रही होगी आप लोगों को और क्वालिटी भी ठीक ठाक है, सही है। ओके, सुरक्षा गुणांक सिंपल सा, कोई इसमें वो नहीं है, आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हो। ओके दोस्तों, सिंपल सा समझ गए होंगे आप लोग सीमांत अवस्था विधि और कार्यकारी प्रतिबल विधि में। ओके दोस्तों, तो इसी तरीके से हमारा पहला चैप्टर होता है समाप्त। तो नया चैप्टर है वो है कार्यकारी प्रतिबल विधि, जो कि हमारे चैप्टर में है और इसे पढ़ना है। ठीक है, देखो ये देखो रखा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्यकारी प्रतिबल विधि के बारे में पूरी बात करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्यकारी प्रतिबल विधि के लेसन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।